बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग लीनियर इक्वेशन से रेलिवेंट देखेंगे उनकी एप्लीकेशंस कि लीनियर इक्वेशंस को कहाँ कहाँ पर यूज किया जा सकता है। तो इसके लिए अगर सबसे पहले देखें तो कॉस्ट बिहेवियर, इसको हम लोग अभी डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि कॉस्ट बिहेवियर क्या होता है, इसको किस तरह से हम लोगों ने यूज करना है। साथ में इधर मौजूद है हमारे पास सिंपल प्रोग्रेशंस और प्रिडिक्शन। ये हमारे पास हमारी बुक में एक चैप्टर है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, उससे रेलिवेंट है, हम लोग वहां पर जाकर इसको देखेंगे। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन एनालिसिस। इसका ताल्लुक बेटा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के साथ है कि वहां पर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन एक पूरा चैप्टर है जो कि आप लोग जाके वहां पे पढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट एंड अमाउंट्स, ये हम लोग क्यूएम के अंदर ही फाइनेंशियल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 एंड 6 है हमारी बुक का, वहां पर देखेंगे इंटरेस्ट की अमाउंट्स, इंटरेस्ट के रेट्स वगैरह के हवाले से। रिसोर्सेज एलोकेशन, ये हमारे पास चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट, ये हम लोग वहां पर देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 है ये हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग, उधर देखा जाएगा। एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये हम लोग देखेंगे अपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, लेकिन थोड़ा बहुत इसका जो एनालिसिस हम लोग करेंगे वो कॉस्ट बिहेवियर के अंदर कर लेंगे। तो लीनियर इक्वेशंस को इन तमाम एप्लीकेशंस में हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखें, कहते हैं कि आप लीनियर इक्वेशंस को यूज किस तरह से करेंगे। तो कोई भी अगर आप इक्वेशन बताएं ना बनाएं, उसमें कुछ कांस्टेंट कुछ वेरिएबल्स की वैल्यूज वगैरह मौजूद होंगी। कोई भी वैल्यू आपसे मिस करवा सकता है, टोटल कॉस्ट मिस करवा दें, नंबर ऑफ यूनिट्स मिस करवा सकता है, फिक्स्ड कॉस्ट को मिस कर सकता है, वेरिएबल कॉस्ट को मिस कर सकता है, प्रॉफिट की वैल्यू को मिस कर सकता है। जिस चीज को भी वो मिस करें, अननोन वैल्यू आप लोगों के लिए, आपने उसको एक्स कंसीडर करना है और जाकर उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है फॉर एक्स, तो अननोन वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी। जैसे कि यहां पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें। A factory pays workers at the rate of rupees 20 per hour per person। अब देखें बेटा, 20 रुपीज पर आवर ये लेबर वेजेस है हमारे पास। अब मुझे आप एक बात बताएं कि अगर मेरा एक वर्कर 1 घंटे काम करता है तो मैं उसको कितनी पे करूंगा? 20। लेकिन अगर 2 घंटे काम करता है तो 40 रुपीज, और अगर 3 आवर्स काम करता है तो फिर 60 रुपीज। क्या मैंने उसकी वेजेस को कांस्टेंट किया हुआ है? नहीं, वेरिएबल है, उसके काम के मुताबिक मैंने उसको वेजेस पे करनी है। तो बेटा ये वेरिएबल है। हाँ, अगर आप लोग ये कहें कि वेजेस पर आवर पर पर्सन, तो फिर कांस्टेंट है कि भाई चाहे मिस्टर ए काम करे, मिस्टर बी काम करे, मिस्टर सी काम करे, मैंने 20 रुपए पर आवर के हिसाब से पेमेंट करनी है। लेकिन जो जितना ज्यादा काम करेगा उतनी ज्यादा उसकी वेजेस हो जानी है। तो टोटल वेजेस मेरे पास कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। वो कैसे आएंगी? जब मैं 20 को मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ आवर्स वर्क। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें। if there are 500 workers working 8 hours a day and 20 days a month, what is the total cost of the factory when it also pays the monthly rent of rupees 85,000? अब देखिए बेटा, वर्कर्स को जो वेजेस पे की जाएंगी वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल हैं, वो उनके और वर्क के मुताबिक होनी है। लेकिन जो फैक्ट्री का रेंट होता है ये कांस्टेंट बेसिस पर होता है, चाहे आपकी फैक्ट्री रन करे ना करे, 24/7 करें या पूरा मंथ आपने हड़ताल की हुई थी और वो बंद रही, आपको 85,000 रुपीज पे करने हैं, रेंट के तौर पर पे करने हैं। लेकिन आपने हड़ताल की हुई थी, फैक्ट्री बंद थी, वर्कर्स ने हड़ताल की हुई थी, आप वेजेस नहीं पे करेंगे, लेकिन 85,000 रुपीज आपने रेंट के तौर पर जरूर पे करना है। तो ये मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट है। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके पास जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट दो तरह की होती हैं, एक है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी है फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ आवर्स वर्कड के मुताबिक हमने उसको लेके चलना होता है। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, इसे नंबर ऑफ यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ आवर्स वर्कड से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी ये कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहती है। फिर देखिए, व्हाट वुड बी द कॉस्ट इफ फैक्ट्री रिड्यूसेस देयर एम्प्लॉयज टू 240?
पहले उसके वर्कर्स कितने थे 500, वो कहते हैं अगर हम इनको रिड्यूस कर दें और 500 वर्कर्स की जगह पर 240 वर्कर्स लेकर आ जाएं, अच्छा बाकी सारी कंडीशन सेम, मतलब 8 आवर्स अ डे एंड 20 डेज इन अ मंथ, वो सेम है आपके पास, तो आपके पास आपकी कॉस्ट क्या बन जानी है, उसने सिर्फ लेबर कॉस्ट नहीं पूछी। तो यहां पर देखें बेटा, आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या आप लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ी थी, क्या नाम था इस इक्वेशन का, स्पेसिफिक नेम था इस इक्वेशन का, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, गुड शाबाश। तो इसके अंदर आप लोगों ने उस टाइम पर कहा था कि y से मुराद है डिपेंडेंट वेरिएबल, x से मुराद है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, m से स्लोप ऑफ द इक्वेशन एंड c y इंटरसेप्ट, शाबाश गुड। लेकिन जब हम लोग इसको डिस्कस करने के लिए आते हैं कॉस्ट बिहेवियर में, तो हम लोग इनके नेम चेंज कर देते हैं, तब इनके ये मतलब नहीं रहते। तब देखिए हम लोग इसको कैसे डिस्कस करेंगे, y से मुराद हमारे पास होगा इसको अब यहां पर हम लोगों ने कहना है कॉस्ट इक्वेशन, आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं कहना। कॉस्ट बिहेवियर में जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो हम इसको क्या कहते रहते हैं, कॉस्ट इक्वेशन, इस पूरी इक्वेशन को हम लोगों ने कहना है कॉस्ट इक्वेशन। तो अब इसके मीनिंग क्या हो जाएंगे, y से मुराद होगा बेटा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, y से मुराद है हमारे पास टोटल कॉस्ट, x से मुराद होगा नंबर ऑफ यूनिट्स, कि कितने यूनिट्स की हम लोग कॉस्ट बताने जा रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स, बेटा अगर यूनिट्स नहीं है जैसे इस एग्जांपल में, तो नंबर ऑफ आवर्स वर्क हमारे पास आ जाएंगे, ऑल राइट। अच्छा नेक्स्ट देखिए हमारे पास m इज इक्वल टू, पहले था स्लोप ऑफ द इक्वेशन, आज इसके मीनिंग क्या होंगे, वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट, एंड c stands for fixed cost, एंड C stands for fixed cost। बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो टोटल कॉस्ट होती है वो बेसिकली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज द combination of, is the summation of total variable cost plus fixed cost। अब देखें m से मुराद है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी, जैसे यहां पर वेजेस की बात करें तो हम लोगों ने कहा कि 20 रुपीज पर आवर, 20 रुपए एक्सपेंस है, लेकिन क्या मेरा टोटल एक्सपेंस 20 रुपए है, नहीं, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ आवर्स वर्कड के साथ, तो यहां पर x की वैल्यू बन जाएगी कि हम लोग, हमारे वर्कर्स ने टोटल कितने आवर्स काम किया, उसको जब 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ऑल राइट। एम एक्स से मुराद है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एम से मुराद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक्स से मुराद नंबर ऑफ यूनिट्स, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ऑल राइट। और जब इसमें ऐड हो जाती है फिक्स्ड कॉस्ट सी, तो रिजल्ट आ जाता है टोटल कॉस्ट। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को। अच्छा अब बड़ा सिंपल सा काम होता है, क्वेश्चन में आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, क्वेश्चन में आप लोगों को फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है, नंबर ऑफ, कभी इक्वेशन पूछेगा तो लाजमी बात है नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं बताएगा, और आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट देकर आपसे सिर्फ इतना कह देंगे कि भाई बताएं हमारे पास कॉस्ट इक्वेशन क्या है, तो सिंपल सी कॉस्ट इक्वेशन यहां पे मेरे पास बननी है कि y इज इक्वल टू 20x प्लस 85,000, ये कॉस्ट इक्वेशन बन गई है।
y is equal to 20x प्लस 85,000 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट जो रेंट था आपके पास। ये बात क्लियर? अच्छा, अब उसने आपसे पूछा कि ऑर्गेनाइजेशन की टोटल कॉस्ट कितनी होगी। टोटल कॉस्ट पूछी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं पूछी, सिर्फ वेजेस कॉस्ट नहीं पूछी। तो टोटल कॉस्ट में 85,000 शामिल करेंगे। लेकिन आप ये देखें कि भाई एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो यहां पर हमारे पास एक्स की क्या वैल्यू आ जानी है, एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स 500 multiplied by number of hours worked per day, okay, and multiplied by number of days in a month। तो आपके वर्कर्स ने टोटल इतना काम किया है, तो टोटल आपके पास ये वैल्यू कितना आ जाएगी, 80,000। ऑलराइट, 80,000 है ना वैल्यू। अब यहां पर देखें तो देखिए बेटा, क्वेश्चन में उसने कहा था कि टोटल वर्कर्स, तो मैं 500 वर्कर्स को सैलरी पे करूंगा। अच्छा, अब 500 वर्कर्स को कितनी सैलरी पे करूं। हर वर्कर ने 8 आवर्स आ डे काम किया और इस मंथ में उन्होंने 20 डेज काम किया। तो मैं 500 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो टोटल मैंने 80,000 आवर्स के लिए पेमेंट करनी है। और पर आवर कितनी पेमेंट करनी है, 20 रुपीज। तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 80,000। अब अगर उसने आपसे ये पूछा तो एक्स को आपने रिप्लेस कर देना था टोटल कॉस्ट के लिए 20 इंटू 80,000 प्लस 85,000। अब अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1685,000। ऑलराइट, और कुछ इस तरह ये देखें 20 इंटू 80,000 प्लस 85,000 इज इक्वल टू 1685,000। ऑल क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट का आंसर आप लोग देखें कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 240 हो जाएं तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 240 हो जाएं तो आप लोगों ने 500 को रिप्लेस कर देना है किसके साथ। तो आपके पास एक्स की क्या वैल्यू बन जाएगी, 240 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय, तो 38,400 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 85,000 एंड द टोटल कॉस्ट इज 853,000। ये देखिए, आई होप कि बेटा आपको सब बच्चों को ये कैलकुलेशन वगैरह अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये देखें, आप लोगों को बुक में जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने लगे कभी कभी सॉल्यूशन होते हैं, मौजूद होते हैं, लेकिन आप लोगों ने सबसे पहले कैलकुलेशंस खुद से करनी है। आपने उनके सॉल्यूशंस को नहीं देखना। अब अगर आप यहाँ पर भी देखें तो मेरे और उनके सॉल्यूशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन एट द एंड अगर आप लोग रिजल्ट्स देखें तो दोनों के बराबर हैं। आपने सिर्फ रिजल्ट्स मैच करने हैं कि जो कॉस्ट मैंने फाइंड की क्या इन्होंने भी वही फाइंड की। सॉल्यूशंस की तरफ ना जाना है कि उन्होंने सॉल्व कैसे किया है, तो हम लोग यहाँ पर इजी मेथड को फॉलो करेंगे। ऑलराइट, उनके मेथड्स की तरफ ऐसा जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए बेटा, मिस्टर जी works as a freelancer for a news agency. He earned rupees 2,500 per hour. One day, he earned a total of rupees, अब देखें बेटा 2,500 पर आवर, ये उसकी वेरिएबल अर्निंग है, वेरिएबल अर्निंग है, और 8,000 उसकी टोटल अर्निंग है। ओके, टोटल है, फिक्स नहीं है, टोटल अर्निंग है उसकी उस दिन की।
8,000, उसमें वेरिएबल भी शामिल है, राइट। अब देखें, इंक्लूडिंग ₹5,000 फ्रॉम टिप्स, तो वो उसकी एक किस्म की टिप्स अलग से अर्निंग हो गई। हाउ मेनी आवर्स डिड ही वर्क दैट डे? सिंपल सी बात है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब बात सुने बेटा, y से मुराद होता है टोटल, आपने यहां पे लिख देना है टोटल 8,000। पर आवर अर्निंग है तो ये वेरिएबल है, कितने घंटे काम किया ये हमने फाइंड करके देना है, प्लस इसके अलावा उसने कितनी टिप रिसीव की। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? 5,000 है 500 है? अच्छा, इसने ना यहाँ पे 1000 बताया, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन में ना उसको 100 कर रहा है। आप इसको 500 कर लें, क्योंकि 5,000 से आपके पास करेक्ट आंसर नहीं आ रहा। आप इसको 500 कर लें, ओके। इस अपनी बुक में इसकी करेक्शन कर लें, 5,000 को 500 कर दें। अब उसका सोल्यूशन भी थोड़ा सा चेंज हो जाना है, तो ये गलत हो रहा है ना, एंड पे सोल्यूशन 500 के मुताबिक है। ये देखो, अब देखो 7,500, क्लियर, क्योंकि 8,000 माइनस 5,000 इज नॉट इक्वल टू 7,500। ऑल राइट, अच्छा, तो आपने इसको 500 कर देना है। अब यहां से जाकर आपने अननोन वैल्यू फाइंड कर लेनी है। देखो भाई, ये रीअरेंजमेंट है, हमने रीअरेंजमेंट नहीं करनी, हमने क्या करना है, यूज ऑफ कैलकुलेटर। 8,000 इज इक्वल टू 2,500 एक्स प्लस 500। अब शिफ्ट कैलकुलेशन इज इक्वल टू एंड एक्स इज इक्वल टू, तो उसने कितने घंटे काम किया होगा, ये देखो ये रहा। ऑलराइट, तो आपने इसके सारे सॉल्यूशन को ओमिट कर देना है। हाँ, क्वेश्चन आप इससे जरूर लें ताकि एक आइडिया मिल सके आप लोगों को। आई होप क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है सब बच्चों को? तो बेटा, इक्वेशन में वो कभी ऐसा भी होगा कि फिक्स कॉस्ट को अननोन कर देगा, नहीं बताएगा, आपसे पूछ लेगा। कभी वेरिएबल कॉस्ट को अननोन कर देगा, आपसे पूछ लेगा। तो जो भी हो इक्वेशन में पुट करो, अननोन वैल्यू कैलकुलेटर में एक्सपुट कर दो। क्लियर? कोई इशू? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका जरा देखें। A car manufacturer is building a garage. The length of the garage must be 6 times the width. मतलब अगर width है ना मेरे पास 2 मीटर, तो उसकी लेंथ 12 मीटर होनी चाहिए, 6 times. If the perimeter of the garage is 1400 मीटर। अच्छा, ये पैरामीटर्स क्या होते हैं? अच्छा, आप लोग याद रखिएगा बेटा, हमारे ये जो आई कैप का क्वेश्चन है ना, जब पेपर दे रहे होंगे, तो पैरामीटर एरियाज वगैरह की ऐसे कोई बातें नहीं आएंगी, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स है, आप लोगों ने पहले से पढ़ी हुई होती हैं। तो बेसिकली पैरामीटर क्या होता रहता है कि किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ का सम पैरामीटर कहलाता है, चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो। अब देखें, ये हमारे पास विड्थ, जो स्मॉलर साइड होती है वो विड्थ, और जो ग्रेटर साइड होती है वो, और रेक्टेंगल में हमेशा आमने सामने के ये इक्वल लेंथ और इक्वल विड्थ होती हैं। तो किस तरह से पैरामीटर फाइंड होता है कि लेंथ प्लस विड्थ को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, तो इज इक्वल टू पैरामीटर। ऑलराइट, मतलब इन चारों का सम कर लो, तो टोटल सम कितना बन जाता है आप लोगों के पास, 1400 मीटर। ऑलराइट, ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट देखो, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द गेराज। ऐसा नहीं लग रहा जैसे इक्वेशन वाले क्वेश्चन हैं, जैसे पहले भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे? जरा ट्राई करो, लेंथ ऑफ द गेराज फाइंड करो। अब बेटा, आपने इसी इक्वेशन को आगे फॉलो करना है। आपको पैरामीटर दिया गया, पैरामीटर इज इक्वल टू 1400 मीटर। अब आंसर हम लोग मीटर में ही कर लेंगे। पैरामीटर क्या होता है इन केस ऑफ रेक्टेंगल, तो वो हमारे पास होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, मल्टीप्लाई नहीं, लेंथ प्लस विड्थ
एरिया थोड़ी ना फाइंड करना है, और एरिया के लिए भी लेंथ इनटू विड्थ मल्टीप्लाइड बाय 2 नहीं होता एरिया के लिए। अच्छा, इज इक्वल टू 1400। अब देखें लेंथ और विड्थ भाई दोनों ही नहीं बताई, लेकिन साथ में एक रिलेशनशिप बता दिया, क्या कि लेंथ इज 6 टाइम्स ऑफ विड्थ। तो आप लोग विड्थ को एज इट इज रहने दें, जो भी विड्थ होगी इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करूं तो लेंथ बन जाती है। ऑलराइट, अच्छा इज इक्वल टू, अब जब आपने कैलकुलेटर यूज करना है यहां पर, तो बेटा 2 इंटू 6, डब्ल्यू की जगह, अब कैलकुलेटर में डब्ल्यू नहीं लिखा जा सकता, कैलकुलेटर में हर अननोन वैल्यू को आपने एक्सपोर्ट करना है, इवन के बाय भी नहीं करना, हमेशा एक्स। कैसे आएगा, अल्फा और ब्रैकेट क्लोज प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू दिस, देन डब्ल्यू इज इक्वल टू 100 मीटर्स। देन उसने क्या पूछा था, लेंथ, तो लेंथ हमारे पास किसके इक्वल थी, 6w के, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 इंटू 100 इज इक्वल टू एन इशू। ये देखो आंसर मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अच्छा अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, और रॉ मटेरियल used for production of a chemical compound is on sale for 35% less than its usual price, and if the current price is rupees 78,000, how much would it cost for the buyer? बेटा इस क्वेश्चन में ना अब सिर्फ उसने कोऑर्डिनेट सिस्टम को नहीं डिस्कस किया हुआ, उसके साथ साथ अगर आप इस क्वेश्चन इस चैप्टर का ना पढ़े ना, तो मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम खत्म कर चुका है, अब वो आपसे मैथमेटिकल इक्वेशंस के क्वेश्चंस कर रहा है। बेसिकली अब कॉस्ट बिहेवियर भी एज सच अभी नहीं पूछ रहा, तो ये सिंपल एक इक्वेशन का क्वेश्चन था जिसको आप लोगों ने जाके सॉल्व कर लेना था। जब बेसिक मैथमेटिक्स, अब बेसिक मैथमेटिक्स भाई देखो, कहते हैं कि जो करंट प्राइस हमारे पास होती है ना वो 78,000 है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर इज ऑन सेल फॉर 35% लेस देन इट्स यूजुअल प्राइस। आप खुद सोचो, अगर आप कहीं पे शॉपिंग करने के लिए जाते हो और वहां पर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई आइटम थी, और वो इन टोटल 78,000 रुपीज है, लेकिन उसके बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है 35% ऑफ। पहला मेथड कि आप लोग सेल्समैन को बुलाएं और उनसे कहें भाई ये प्राइस कितने की बन जाएगी आफ्टर डिस्काउंट, अगर आपको नहीं पता तो। लेकिन अगर आप खुद पढ़े लिखे हो, क्या आप नहीं कैलकुलेट कर सकते कि अगर कोई प्रोडक्ट 78,000 रुपीज की है और उसके ऊपर 35% ऑफ है, तो रिमेनिंग में कितने परसेंट उसको अमाउंट पे करूंगा। मतलब अब परसेंटेज में आपने ये सोचना है कि अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो उसके ऊपर 35 रुपए ऑफ है, तो मैं उसको कितने रुपीज पे करूंगा, 65 रुपीज उसको पे करूंगा। ऐसे ही है ना, तो टोटल अमाउंट का 65% आपने उसको पे कर देना है। तो टोटल अमाउंट का 65% कैसे आएगा आपके पास, ये देखें 78,000 मल्टीप्लाइड बाय 65 शिफ्ट और ब्रैकेट ओपन इज इक्वल 50,700। तो आफ्टर डिस्काउंट आपको वो प्रोडक्ट कितने की मिलेगी, ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे मिस्टेक है, 50,700 कर दो इसको, 50,700 कर दो। ऑलराइट, अच्छा इसको यूं भी कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया है, तो 100 में से 35 ऑफ कर दें तो बाकी 65 बचेगा ना, तो ये 0.65 से मुराद है 65%। तो हम लोगों ने भी यही कुछ किया। अच्छा ये भी हो सकता है कि आप ये देखें कि भाई कितने में मिल रहा है, ये नहीं, आप ये देखें कि डिस्काउंट कितने का है, ये डिस्काउंट है 27,300 का आपको डिस्काउंट है। तो अब टोटल यूजुअल जो भी आपके पास प्राइस है 78,000,
इसमें से लेस कर दोगे डिस्काउंट की अमाउंट 27300, तो देखो बाकी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 50। बुक में बेटा इस सोल्यूशन को जरा ठीक कर लें, 50500 नहीं 507। ऑल राइट, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि जब परसेंटेज में आंसर हो टोटल को 100 कंसीडर करो, उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर दो, तो बाकी अमाउंट रह गई हमारे पास 65। तो आप अपनी टोटल प्राइस को 65 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो आपके पास आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू आ जाती है 50700। एनी इशू? नेक्स्ट देखें, कहते हैं टू स्विमर्स आर 4 किलोमीटर अपार्ट एंड मूविंग डायरेक्टली टुवर्ड्स ईच अदर। ये देखें, जैसे स्विमर ए, स्विमर बी, अच्छा दोनों की डायरेक्शन सेम है, अपवर्ड जा रही हैं, लेकिन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो 4 किलोमीटर का है। ये बात समझ आ गई अब? अच्छा नेक्स्ट देखो, कहते हैं वन स्विमर इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 1.5 जी, मूविंग डायरेक्टली टू, अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, मूविंग डायरेक्टली ईच अदर, कुछ इस तरह से। टोटल डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर। एंड नेक्स्ट, अच्छा एक स्विमर, वो उसके पास जो स्विमिंग की स्पीड है ना उसने 1.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब चल रहा है, और दूसरा एंड अदर स्विमर इज 0.5 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं assuming that the swimmer starts moving at the same time, दोनों ने एक ही टाइम पे अपने सफर का आगाज किया, तो कहते हैं टाइम, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द टू टू मीट, ये दोनों एक ही जगह कहीं पर भी एक दूसरे को कितने टाइम में आकर मिल सकते हैं। अब देखें बेटा, इसके लिए देखें यूजिंग लीनियर इक्वेशन किस तरह से, डिस्टेंस बिटवीन, टोटल डिस्टेंस ए एंड बी के दरमियान कितना है। अब कुछ डिस्टेंस ए ने कवर करना है, कुछ डिस्टेंस बी ने कवर करना है, लेकिन टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो जाना है 4 किलो। ये बात आप सब बच्चों को समझ आ चुकी होगी। उसके बाद देखो, आपने ना फिजिक्स में ये इक्वेशन पढ़ी होगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। क्या कहा आपने, एस इज इक्वल टू डी ओवर टी, शाबाश, ये बिल्कुल वही लिखा हुआ है, एस स्टैंड फॉर स्पीड, डी, अच्छा ये देखो इसी तरह से है। अच्छा अब डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड फर्स्ट वाले की स्पीड क्या है 1.5, पता नहीं कितना टाइम लगा है, प्लस सेकंड वाले की स्पीड क्या है और टाइम हमें नहीं पता, और दोनों एक ही टाइम पर स्टार्ट किया, तो एक ही टाइम पर एक दूसरे से आके मिलेंगे ना, इक्वल टाइम आना है, तो दोनों के साथ हम लोग टी कर देंगे, और इज इक्वल टू 4, जब इसको सॉल्व किया तो टी इज इक्वल टू 2 आवर्स, 2 घंटे में जाकर दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। अगर 2 घंटे तक सेम स्पीड के साथ वो ट्रैवलिंग करते रहे, स्विमिंग करते रहे, तो 2 घंटे के बाद वो एक पॉइंट पर एक दूसरे से मिल। ऑल राइट, ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? नेक्स्ट देखें, इसी तरह के ये बाकी क्वेश्चन इन टोटल, ठीक है, पहले यहीं से हम लोग अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहते हैं अ कंपनी मेक्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इट्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब बेटा इसकी कैलकुलेशन हम लोगों ने खुद करके देनी है। द प्रोडक्ट हैज अ वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट of rupees 1.5 per unit and the selling price of the product is rupees 6। देखें, एक तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 1.5, हमने कैलकुलेट क्या करना है, रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इट्स वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल
प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, जबकि उसकी सेलिंग कॉस्ट वो कहता है वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट जो है ना, मतलब एक यूनिट को सेल करने पर जो मुझे एक्सपेंस आता है वो 1.5 रुपीज का होता है, और मैं उसको सेल करता हूं 6 रुपीज के आता है। एक प्रोडक्ट है जो कि मैं 6 रुपए में सेल कर देता हूं, लेकिन उसको सेल करने पर जो मुझे एक्सपेंस पड़ता है वो 1.5 रुपीज का पड़ता है। उसको सेल करने क्या मतलब, कमीशन पे करता हूं। ऑलराइट, मैं उस प्रोडक्ट को हो सकता है सेल करता हूं थ्रू एजेंट, और एजेंट को मैं कमीशन पे कर रहा हूं, तो मुझे वो प्रोडक्ट बेसिकली कितने का बेनिफिट देके जाएगी, 6 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 4.5, तो मुझे तो 4.5 का बेनिफिट देके जाएगी ना वो प्रोडक्ट। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट ऑफ रुपीज 1.5 से मुराद है कि अगर मैं उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जाता हूं तो मुझे एक यूनिट पर 1.5 रुपीज खर्च करने पड़ते हैं, जबकि वो 1.5 रुपीज खर्च करने के बाद वो प्रोडक्ट 6 रुपए में सेल हो जाती है। तो मुझे जो बेनिफिट होता है ना एक प्रोडक्ट के ऊपर, वो 4.5 का होता है। 6 रुपए का सेल करके 1.5 का एक्सपेंस भी तो हुआ है ना, तो मुझे जो एक प्रोडक्ट के ऊपर बेनिफिट हुआ है वो 4.5 का हुआ। लेकिन तो वो तो फाइंड करके देने हैं ना उसको, वो तो हमने उसे को बताना है कि भाई एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, उसके लिए आगे डाटा पढ़ेंगे। तो उसने कहा कि नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड आर 50 एंड अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 50, और हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो हमारे पास 50 का है। अब यहां पर देखें टोटल जो हमने नंबर ऑफ यूनिट सेल किए वो कितने, और हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स को किससे डिनोट करते हैं, ये रहे। ऑलराइट, फिर देखो यहां पर वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट वो है 1.5 की वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग प्राइस कितनी है। अब वो साथ साथ आपको बताता जा रहा है कि भाई मैं नंबर ऑफ यूनिट को एक्स से डिनोट करूंगा, मैं वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट को V1 से डिनोट करूंगा, सेल प्राइस को 6 एस से डिनोट करेंगे, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन को हम लोग CM से डिनोट करेंगे, और वो कितना है हमारे पास 50 का। अब हम लोगों ने यहां पे देखना है कि भाई पहली बात कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है, ये है उसका फार्मूला, रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन, रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ऑल राइट, अच्छा बेटा अब देखो मेरे पास उसने बता दिया, अब रेवेन्यू कैसे आता रहता है, टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा, रेवेन्यू इज इक्वल टू सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। भाई मेरे पास ये देखें ये एक पेन, मैं इसमें ट्रेडिंग कर रहा हूं, और एक पेन में सेल कर रहा हूं 6 रुपए का, एक पेन मैं सेल कर रहा हूं 6 रुपए का, 6 रुपीज की इसकी सेलिंग प्राइस है। अगर 2 पेन सेल करूंगा तो क्या 6 रुपए में करूंगा, 12 रुपए में करूंगा, 3 करूंगा तो 10 करूंगा तो 60 रुपीज में, और अगर 50 करूंगा तो 300 रुपीज में। बेटा 6 रुपीज सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, लेकिन जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूं नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, अब देखो 50 यूनिट सेल करने पर मुझे कितनी अमाउंट रिकवर होनी है, 50 यूनिट सेल करने पर 300 मेरा रेवेन्यू। ऑल राइट, जो भी कोई शॉपकीपर बिजनेसमैन इन टोटल रेवेन्यू जनरेट करता है, वो कैसे रेवेन्यू जनरेट करेगा, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड
मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस, तो वो उसका रेवेन्यू कहलाता है। ऑलराइट। अच्छा अब देखो इसने क्या किया, रेवेन्यू के लिए उसने क्या फार्मूला लिखा, S स्टैंड फॉर सेलिंग प्राइस एंड X स्टैंड फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स। बेटा मैंने भी तो यहां पे वही कुछ किया है। ऑलराइट, और दोनों को आके मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 300 रुपीज का आपका टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू में से माइनस करनी है अपनी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या, रेवेन्यू में से माइनस करनी है क्या, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट टोटल कैसे आएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अब बेटा एक वेरिएबल कॉस्ट उसने बता दी 1.5 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट क्यों है, क्योंकि पर यूनिट है। अगर मैं 2 यूनिट सेल करूंगा तो बेटा 3 रुपीज कॉस्ट है, 3 यूनिट सेल करूंगा 4.5 रुपीज कॉस्ट है, 4 यूनिट सेल करूंगा 6 रुपीज कॉस्ट है। तो ऐसा नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। एक तो ये सेलिंग कॉस्ट है और दूसरी प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट भी होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं ये पेन 6 रुपए में सेल कर रहा हूं और इसको सेल करने पे 1.5 रुपीज का मैं कमीशन पे कर रहा हूं, क्या मेरा टोटल एक्सपेंस 1.5 रुपीज है। बेटा मैंने इसको खरीदा भी तो होगा और पता नहीं मैंने इसको कितने में खरीदा है। प्रोडक्शन, अगर मैंने खुद मैन्युफैक्चरिंग की है तो प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर मैंने खरीदा है तो परचेज प्राइस, एक्सपेंस तो है। हो सकता है ये खुद मुझे 2 रुपए का मिला हो तो 2 रुपीज पर यूनिट इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट सपोज कर रहा हूं मैं, प्लस 1.5 रुपीज, तो एक यूनिट के ऊपर मेरा एक्सपेंस कितना आ रहा है 3.5। तो बेटा एक वेरिएबल कॉस्ट का मुझे पता है लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट का मुझे पता नहीं है। उसको मैंने यहां पर आकर सपोज कर लिया कि भाई पहली वेरिएबल कॉस्ट तो है 1.5, इसमें ऐड करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट और फिर इस सारे को मल्टीप्लाई करवाएंगे 50 के साथ नंबर ऑफ यूनिट, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अब जब इसको सॉल्व किया 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल टू 75, प्लस माइनस माइनस और 50 V2 की जगह पर आप लोग एक्स लगा दो, तो यहां से आपको मिल जानी है, ये देखिए टोटल क्या आ रहा था हमारे पास 50, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 75 का था। अच्छा यहाँ पर इन्होंने 75 लिख दिया है जबकि यहाँ पर इन्होंने 50 बताया हुआ है। चलें 75 के साथ सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं, तो करें क्या आंसर आ रहा है आपके पास, 75 के साथ करके देखें। और जैसे ही आपने इसको 75 के साथ सॉल्व किया 75 इज इक्वल टू आपके पास रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा था इन टोटल 300, अच्छा माइनस 75। जब इक्वेशन बना लेना इक्वेशन को फिर बाद में खुद से ना सॉल्व करें, बाद में कैलकुलेटर को बता इवन के आप यहां पर बस इतना कर लें 300 माइनस इसके बाद आ जाएं। देखिए वेरिएबल कॉस्ट क्या थी 1.5 प्लस, अब इस वेरिएबल कॉस्ट का नहीं पता ना तो इसको एक्स रहने दें, ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय कितने नंबर ऑफ यूनिट्स 50 और जाकर इसको सॉल्व कर लें। अब ये प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट इज, बेटा आप लोग खुद देखें बुक्स में ना थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हैं तो आप लोगों ने ना मतलब कंफ्यूज नहीं हो जाना, हर बुक में आपको कुछ ना कुछ मिस्टेक्स मिलती हैं। अब देखें ये अब आई कैप की बुक है 50 लगा दें तो आंसर चेंज है, हाँ तो आंसर आ सकता है लेकिन वो फिर कुछ और आंसर आपके पास होगा। अच्छा अब देखिए आप ना इस चीज को 75 करते हैं, 50 की जगह पर इसको 75 कर दें, इसी तरह इधर भी आप इसको 75 कर दें और बाकी फिर ठीक हो जाएगा। और अगर यहाँ पर आप 50 ही रखते, नो
तो 3.5 आ रहा था। अगर आप लोग इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन 50 रखते हैं तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट 3.5 थी। बेटा कंट्रीब्यूशन मार्जिन में और प्रॉफिट में ना थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इस कॉन्सेप्ट को जरा सुन लीजिएगा बेटा, क्या आपको समझ नहीं है इस चीज की? साथ वाला चलें अब सुने। कंट्रीब्यूशन मार्जिन और प्रॉफिट में डिफरेंस है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट्स। डिफरेंस किस चीज का? अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे प्रॉफिट का बताओ कि व्हाट इज प्रॉफिट, अब मुझे क्या बताओगे कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? क्या बताओगे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? मैं आपसे ये कहूं कि यार ये पेन ना मैंने 20 रुपए का लिया था और इसको मैंने 30 रुपए में सेल कर दिया, बताओ मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हुआ है कैसे पता चला? सेल प्राइस मतलब रेवेन्यू। सेल प्राइस नहीं, बेसिकली रेवेन्यू में से माइनस कर दिया आपने टोटल कॉस्ट। मुझे कितने में पड़ा? टोटल कॉस्ट आपने माइनस कर दी, तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। क्या मैं इसको यूं लिख दूं बेटा? प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, टीआर स्टैंड्स फॉर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ये चीजें आप अपने पास मेंशन कर लें जरा कि प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अच्छा अब मेरी बात जरा यहां पे गौर से सुनिएगा। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। और टोटल कॉस्ट क्या होती है? कुछ देर पहले ही पढ़ा। टोटल कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ऑलराइट, क्या मैं यूं कह दूं कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस, बेटा फिक्स्ड कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टोटल होती है तो उसके साथ टोटल का वर्ड नहीं यूज किया जाता। फिक्स्ड कॉस्ट जब भी हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ टोटल ही होती है। हाँ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में फर्क है। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी आपके पास? ये देखो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ऑलराइट, अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, क्या मैं प्रॉफिट की कैलकुलेशंस के लिए इस इक्वेशन को, एक तो यह है कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को मैं माइनस कर दूं, जो डिफरेंस आता है वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। अगर ये मेरे पास प्रॉफिट इज ग्रेटर देन जीरो, पी की वैल्यू अगर जीरो से ग्रेटर आ जाए, जैसे कि अभी मैंने कहा 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10, तो ये कहलाएगा प्रॉफिट। अगर P लेस देन जीरो आ जाए तो नेगेटिव में ये आंसर होगा। लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव, तो नेगेटिव प्रॉफिट इज कॉल्ड, मतलब मैंने 20 रुपए का ये पेन परचेज किया था, 15 रुपए में सेल कर दिया, तो -5, -5 बेसिकली मेरा 5 रुपए का लॉस है। क्लियर? और ऐसा भी होगा कि प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो इसे कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो इसे कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। 20 रुपए का पेन 20 रुपए में ही सेल कर दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस, इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस, या मैं यूं कह दूं कि भाई जितना रेवेन्यू था उतनी ही कॉस्ट है। तो ब्रेक इवन पॉइंट पर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स दैट टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो साथ साथ आपको पता चल गया है कि बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। तो ब्रेक इवन पॉइंट जब भी आए तो प्रॉफिट की वैल्यू जीरो पुट कर देना,
नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड कर लेना, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। या अगर प्रॉफिट नहीं है तो टोटल रेवेन्यू को इक्वल कर देना टोटल कॉस्ट के, तो आप जाके एक्स की वैल्यू नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड कर लेना, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। और टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना उसका फंक्शन, और इसको इज इक्वल टू 0 पुट कर देना। मतलब आपके पास काफी सारे मेथड्स हैं ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने के। हम बात कर रहे थे कि भाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है। अच्छा, आपने मुझे ये कहा कि भाई प्रॉफिट में टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब मुझे बताएं, टोटल कॉस्ट के लिए आपने कहा कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, क्या मैं इसको यूं कर दूं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट? क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं? इस इक्वेशन को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं? देख सकते हैं भाई, क्या टोटल कॉस्ट को ही तो जाके लिखा है। अच्छा, क्या इस इक्वेशन को मैं यूं लिख लूं, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस इज इक्वल टू, किसी को कोई एतराज? ऑल क्लियर? बेटा, ये जो चीज है ना, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये कहलाती है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन और प्रॉफिट में जो डिफरेंस है वो फिक्स्ड कॉस्ट का है। ऑल राइट, कि अगर अपने रेवेन्यू में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो रिजल्ट आएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और अगर उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस कर दो तो रिजल्ट आता है प्रॉफिट। और जब यहां पर आप होते हैं कि टोटल रेवेन्यू में से जब टोटल कॉस्ट माइनस कर रहे होते हैं, तो बेटा वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों ही माइनस कर जाते हैं, तो रिजल्ट आएगा प्रॉफिट। सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन, टोटल कॉस्ट माइनस करो तो प्रॉफिट। ऑलराइट, इसी तरह बेटा आपने कोशिश करनी है कि आप लोग नेक्स्ट ये जो दो क्वेश्चन हैं इनको जरा आपने सॉल्व कर लेना है, और अपने पास ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन अपनी स्टडी टेक्स्ट में से जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों ने ये सॉल्व करके आने हैं, ये आप लोगों की होम असाइनमेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।